नमस्ते, मैं गर्वित रावत। तो पिछले पाठ में प्रश्न हमारा ये था कि हम खगोलिक निर्देशांकों को भूगोलिक निर्देशांकों में परिवर्तित कैसे करें। खगोलिक निर्देशांक हमारे हो गए दिक्पात और विषुवंश, और हमें क्या चाहिए? भूगोलिक निर्देशांक, अपने अक्षांश और देशांतर। खासकर प्रश्न ये था कि हम खगोलिक विषुवंश से भूगोलिक देशांतर कैसे निकालें, क्योंकि धरती घूम रही है और जो हमारा विषुवंश है वो सिर्फ हमको ये बता सकता है कि हम कौन से नक्षत्र के कौन से हिस्से के नीचे हैं, पर हमें ये कैसे पता चलेगा कि उस नक्षत्र के उस समय पे कौन सा देशांतर नीचे उपस्थित है। तो इसको हम देखेंगे इस पाठ में। बहुत दिलचस्प है ये, पर इससे पहले हम दोबारा देखेंगे अपने देशांतर को कि वो होते असल में क्या है। फिर हम देखेंगे कि एक दिन असल में होता क्या है, और फिर हम थोड़ा सवाल करेंगे कि समय क्या होता है। ध्रुव से ध्रुव चलने वाली रेखा जो उत्तर दक्षिण चले उन्हें कहते हैं मेरिडियन, और वो मेरिडियन जो ग्रीनिच इंग्लैंड से गुजरती है उसे प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इस मेरिडियन रेखा पे देशांतर 0 स्थापित किया गया है, लॉन्गिट्यूड 0। देशांतर निर्देशांक एक एंगल है जिसे हम ग्रीनिच मेरिडियन से पूरब की ओर नापते हैं, और जैसे आपको पता होगा स्थान निर्देशांक के साथ साथ यह समय का फासला बताने में भी काम आता है। 360 डिग्री को 24 घंटे में बांटें तो 15 डिग्री देशांतर से 1 घंटे का फासला होता है। अब जैसे भारत को देख लें, आज़ादी से पहले भारत में 2 टाइम चलते थे, बम्बई टाइम और कलकत्ता टाइम। इनको निर्धारित किया गया देशांतर 75 पूरब और 90 पूरब से, जबकि बम्बई और कलकत्ता बिल्कुल इन देशांतरों पे नहीं है, नज़दीक है। तो अगर इंग्लैंड में 12 बजे दोपहर होता तो बम्बई समय में 5 बजे शाम होती और कलकत्ता समय में 6 बजे शाम होती। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने इन दोनों लकीरों के बीच में एक और लकीर खींची, पुरानी लकीरों को मिटा दिया, कहा कि भारत में एक ही समय चलेगा, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो निर्धारित होता है देशांतर 82.5 डिग्रीज ईस्ट से 82.5 पूरब, जो प्रयागराज इलाहाबाद के पास से गुजरती है और जो ग्रीनिच के टाइम के 5.5 घंटे आगे है। यानी इंग्लैंड के दिन में अगर 12 बज रहे हों तो भारत में शाम के 5:30 बज रहे होंगे। अब इतनी बात हो गई है समय पर, तो एक सवाल हो जाए। प्रश्न है कि एक दिन जो 24 घंटे का होता है उसका वैज्ञानिक रूप से अर्थ क्या है? मौलिक रूप से क्या होता है एक दिन में, क्या होता है एक दिन? सैद्धांतिक रूप से बताइए एक दिन क्या है? व्हाट इज़ द फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ ए डे? थोड़ा सोच लो, 10 सेकंड बाद मिलते हैं। तो जिन जिन ने बोला कि एक दिन का मतलब है कि इतने समय में धरती एक बार घूमती है, अफसोस, गलत जवाब। एक दिन या 24 घंटे में पृथ्वी एक बार नहीं घूमती, बल्कि एक चक्कर से थोड़ा ज़्यादा घूमती है। एक दिन क्या होता है? इसका सैद्धांतिक अर्थ सीधे लेते हैं सुपरस्टार महर्षि आर्यभट्ट के आर्यभट्टीय से। आर्यभट्टीय के कालक्रिया अध्याय के 5वें श्लोक में बताया जाता है कि एक दिन का अर्थ क्या है। तो इस श्लोक को देखिए। अब पहले पंक्ति जो है ये असल में हमारे उतने काम की नहीं है इस पाठ के लिए, पर फिर भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं कि रवि भगणा रव्यब्दा। तो यहाँ पे रवि तो खैर सूर्य है, भगणा मने परिक्रमा। तो वो कह रहे हैं जब रवि मतलब पृथ्वी के सापेक्ष एक परिक्रमा लगाती तो उसको रव्य अबदा। अबदा मने एक साल, ठीक है, जिससे शब्द आता है अवधि, ठीक है। तो वो हो जाता है आपका रवि का साल या सौर साल या सोलर ईयर, ठीक है, जो हम आमतौर पे साल को मानते हैं। फिर वो कहते हैं कि रवि शशि योग भवंती शशि मासः, मतलब कि जब सूर्य और शशि चंद्रमा का योग
दोबारा मिलता है तो फिर एक शशि मास होता है, एक चंद्रमास पूरा हो जाता है। अब योग का यहाँ मतलब होता है कि जब वो एक दूसरे को एक ही स्थिति में दोबारा मिलते हैं, इंग्लिश में इसको कंजंक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जो दूसरी पंक्ति है। दूसरी पंक्ति हमारे मतलब की है। कहते हैं रवि भूयोगा दिवसा, मतलब दिवस या दिन होता है रवि और भू के योग से। योग यहाँ है जब सूर्य धरती के उसी देशांतर के ऊपर दोबारा आता है। और फिर लिखते हैं क्वावर्तश्चापि नाक्षत्र, तो क्वा है कि कोई भी स्थान, मतलब कि जहाँ आप भी खड़े हो वो भी कोई स्थान है, कोई भी स्थान। आवर्तन माने घूमना, तो फिर क्वावर्ता मतलब जब कोई भी स्थान पूरा घूमता है, ठीक है। या फिर जब धरती एक बार घूमती है, कोई भी स्थान घूमे तो मतलब पूरी धरती एक बार घूम गई, तो उसे कहते हैं नाक्षत्र, मतलब एक नाक्षत्र दिन, ठीक है। तो धरती के घूमने पे वो वाला 24 घंटे वाला दिन नहीं होता, पर एक नक्षत्र दिन कहलाता है वो, ठीक है। और नक्षत्र दिन को इंग्लिश में कहते हैं साइड्रियल डे, ठीक है। और यहाँ भी देख लो, ये जो सिडरियल डे है, ये इसमें वो जो साइडर है, जो सिडर है, वो सितार है, ठीक है, कि सितारों का मतलब नक्षत्रों का एक दिन माना जाता है। तो दिवस या आम दिन या डे या सोलर डे होता है जब दोबारा सूर्य और भूमि का योग हो, मतलब सूर्य दोबारा भूमि के सापेक्ष उसी देशांतर के ऊपर दिखे। और पृथ्वी के एक चक्कर पे होता है नाक्षत्र दिन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सिडरियल डे। एक दिन में होते हैं 24 घंटे और एक नाक्षत्र दिन में होते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड। 24 घंटे के पास है पर 24 घंटे नहीं है, कम है 4 मिनट। तो अब यह स्थित है कि पृथ्वी के एक चक्कर का अर्थ एक दिन नहीं होता, 24 घंटा नहीं होता। तो फिर एक दिन की पहचान क्या होती है? आर्यभट्टा रवि भूयोगा से क्या बताना चाह रहे हैं? तो चलो इसको समझते हैं। अक्सर बताया जाता है कि सूर्य पूरब में उदय होता है और सूर्यास्त पश्चिम में, पर ऐसा नहीं है। सूर्योदय और अस्त की दिशा निर्भर है आपके अक्षांश पे। धरती से सूर्य नज़र आता है सबसे दक्षिण स्थान पे शीतकालीन अयनात को, जिसको अंग्रेजी में विंटर सोल्स्टिस कहते हैं, और होता है 22 दिसंबर करीब। यहाँ से सूर्य का उत्तरयान चालू होता है और यह चलता रहेगा करीब 21 जून तक, जब सूर्य अपने अधिकतम उत्तर को पहुँचेगा, जिसको कहते हैं ग्रीष्म अयनात या समर सोल्स्टिस। यहाँ से फिर दक्षिणायन चालू हो जाएगा। तो सूर्य का सबसे दक्षिण अक्षांश 23.5 दक्षिण, जिसे मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, और सबसे उत्तर अक्षांश है 23.5 फिर से, और जिसे कर्क रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। कर्क रेखा वैसे उज्जैन से जाती है। प्राचीन काल से भारत का ज्योतिष केंद्र उज्जैन था, और उसका चयन भी इसलिए ही किया होगा कि अवलोचन और गणन में कुछ काम आता होगा। मतलब ये हुआ कि अगर आप कर्क रेखा से उत्तर रह रहे हो तो सूर्य आपके कुछ दक्षिण में ही प्रकट होगा। तो सूर्य उदय हमेशा पूर्वी दक्षिण को होगा और सूर्य अस्त पश्चिमी दक्षिण को। गर्मियों में सूर्य कम दक्षिण दिखेगा और सर्दियों में सूरज और दक्षिण नज़र आएगा। तो मान लो आप दिल्ली में रहते हो, जो कर्क रेखा से उत्तर को है, यानी सूरज उसके हमेशा दक्षिण को होगा। आपने ज़मीन में एक डंडा गाड़ा। अब क्योंकि सूर्य हमेशा दक्षिण को है, स्पष्ट है कि डंडे की परछाई हमेशा कुछ उत्तर दिशा को होगी। सुबह को उत्तरी पश्चिम की ओर और शाम को उत्तरी पूरब की ओर। पर जैसे सूर्य आसमान में यात्रा
करते दिख रहा है, एक समय आएगा जब डंडे की परछाई बिल्कुल उत्तर की दिशा में ही होगी, पूरब या पश्चिम बिल्कुल नहीं। इस समय स्पष्ट है कि सूर्य एकदम दक्षिण दिशा में होगा, क्योंकि तभी परछाई एकदम उत्तर को है। एक और चीज है, सूर्य इस वक्त आसमान में सबसे ऊंचा होगा। उस दिन को अपने शिखर पे होगा, चोटी पे होगा। तो जब सूर्य अपने शिखर पे होता है, उसका मतलब यह है कि सूर्य उस देशांतर के ठीक ऊपर है। एक देशांतर से सारे स्थानों पे सूर्य अपने शिखर पे एक ही समय दिखेगा। मतलब दिल्ली वालों को सूर्य शिखर पे दिखेगा उसी समय जब बैंगलोर वालों को दिख रहा है, क्योंकि देशांतर एक सही हैं, दिल्ली के और बैंगलोर के। और इस वक्त उस देशांतर पे जमीन में सीधा गाड़ा हुआ डंडा की परछाई उत्तर दक्षिण रेखा पे ही होगी। यह समय दोपहर का प्रारंभ है और इंग्लिश में नून टाइम। और यही है जब भूमि के उस देशांतर का सूर्य के साथ योग हो रहा है, जिसको आर्यभट्टिया ने रवि भूयोग कहा था। तो रवि भूयोग दिवसा का मतलब है कि दो ऐसे योगों के बीच के काल से दिन बनता है। एक दिन होता है सूर्य के अपने शिखर पे दोबारा पहुंचने के बीच का समय। एक दिन होता है जैसे अगर आपकी परछाई उत्तर दक्षिण रेखा पे पड़ रही है तो अगले बार जब पड़ेगी उसके बीच का समय को कहलाएंगे एक दिन, 24 घंटे। एक दिन हुआ दो दोपहरों के बीच का समय। एक दिन हुआ जब सूर्य एक ही देशांतर के योग में हो दोबारा। और दोपहर का निर्धारित समय किया जाता है दिन के 12 बजे। पर फिर प्रश्न ये उठता है कि क्या 12 बजे सूर्य हमेशा शिखर पे है? अब ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे घड़ी चलते हैं किसी मानक समय से, किसी स्टैंडर्ड टाइम से। और यह आवश्यक नहीं है कि उस मानक समय का देशांतर हमारे स्थानीय देशांतर से गुजरे। जैसे कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 82.5 ईस्ट देशांतर पर आधारित है, और जो उस देशांतर पर नहीं है वहाँ दिन के 12 बजे सूर्य अपने शिखर पे नहीं होगा। जैसे शून्य देशांतर ग्रीनिच स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से सूर्य अपने शिखर पे होगा दोपहर 12 बजे, तो ऐसे ही 82.5 पूरब देशांतर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे सूर्य अपने शिखर पे होगा उसी देशांतर पे, जैसे इलाहाबाद प्रयागराज के ऊपर। पर जैसे डिब्रूगढ़ जैसे आसाम में, जो काफ़ी पूरब में है, सूर्य अपने शिखर पे होगा 11:10 पे। और जैसलमेर जो पश्चिम को है, वहाँ सूर्य शिखर पे होगा 12:50 पे। इसलिए पूर्वी भारत में 12 बजे काफ़ी लेट लगता है और पश्चिमी भारत में 12 बजे कुछ सुबह सा महसूस होता है। तो अब आते हैं नक्षत्र दिन या साइड्रियल डे। अंग्रेज़ी का शब्द साइड्रियल, ये भारतीय शब्द सितारा से आता है, क्योंकि इसकी माप सितारों या नक्षत्रों से होती है। इसको नापना बहुत सरल प्रयोग से हो सकता है। कोई भी पाइप या ट्यूब लो और उसे किसी भी तारे पे केंद्रित करके उसे उसी व्यवस्था में कहीं जकड़ के बांध दो ताकि वो अपनी दिशा ना बदल सके। और यहाँ पे अपनी घड़ी चालू करो। अगले रात जब वही तारा ट्यूब के दृष्टिकोण में प्रकट होगा तो एक नक्षत्र दिन पूरा हो जाएगा। ये होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। ये काल है जिसमें पृथ्वी ने अपने अक्ष पे एक चक्कर पूरा किया। तो इन दोनों दिनों का अंतर साफ होना चाहिए। अधिकतर अंतरिक्ष विज्ञान में नक्षत्र दिन ही महत्व रखता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे एक बार घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में, 24 घंटे में नहीं। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे करीब
361 डिग्री घूमती है, 361 डिग्रीज घूमती है, ना कि 360 डिग्री। इसका कारण इस चित्र से स्पष्ट हो जाएगा। मान लो पहले दिन सीधे किसी देशांतर के ऊपर है सूर्य और वहाँ दोपहर 12 बज रहे हैं। अब धरती के सापेक्ष सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा लगाता है। पृथ्वी की नज़र से दिखेगा कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर मार रहा है एक साल में, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से देख लो। तो 360 डिग्री की यात्रा 365 दिन में करता है। अगर हम भूकेंद्र की दृष्टि से देखें, माने भूकेंद्र को स्थायी समझें, जिसे हम कहते हैं कि पृथ्वी को अपना इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझें, तो एक साल में सूर्य धरती का एक चक्कर काटता है। तो अगर 365 दिन में सूर्य 360 डिग्री चले तो रोज़ करीब 360/365 डिग्री यानी 0.986 डिग्री चलता है। अब पृथ्वी को एक चक्कर मारने के बाद 0.986 डिग्री या करीब 1 डिग्री अधिक घूमना पड़ेगा उसी देशांतर को सूर्य के योग में लाने के लिए, और उसके पृथ्वी को लगते हैं करीब वही 4 मिनट। इसलिए नक्षत्र दिन हमारे 24 घंटे के आम दिन से 4 मिनट छोटा है। आम 24 घंटे के दिन को सौर दिन भी कहते हैं या सोलर डे। अब सौर दिन और नक्षत्र दिन में भलाई सिर्फ 4 मिनट का फ़र्क है। यह समझना चाहिए कि सैद्धांतिक रूप से ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। कई जगह बताया जाता है कि हमारा 24 घंटे का दिन का अर्थ है कि धरती उतने में एक बार घूमती है, पर यह बिल्कुल गलत है। यह सिर्फ और सिर्फ एक तुक्के की बात है कि सौर दिन और नक्षत्र दिन एक दूसरे के इतने पास हैं। यह इसलिए हो गया क्योंकि सौर परिक्रमा के मुताबिक पृथ्वी काफ़ी जल्दी घूमती है और एक चक्र में सूर्य अपने स्थान से ज़्यादा दूर नहीं होता, सिर्फ 1 डिग्री करीब हिलता है। जैसे कि बुध ग्रह देख लो, बुध ग्रह पे नक्षत्र दिन होता है 59 धरती के दिनों के बराबर, और वहाँ सौर दिन होता है 176 धरती दिनों के बराबर। तो बहुत ही अलग हो गए, ठीक है। एक है 59 दिन का नक्षत्र दिन बनता है और उनका एक सौर दिन होता है 176 धरती के दिनों के बराबर। तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। वो तो सिर्फ तुक्के की बात है कि यहाँ पे थोड़े से बराबर हैं, पर कोई और ग्रह हो जैसे बुध ग्रह हो तो वहाँ तो काफ़ी फ़र्क है। तो ये समझ लीजिए कि ये दोनों बिल्कुल बराबर नहीं है, ये अलग ही सिद्धांत है, इनका कोई नाता नहीं है असल में एक दूसरे से। तो याद रखें कि अंतरिक्ष विज्ञान में महत्व दिया जाता है नक्षत्र दिन को, खासकर स्थानीयकरण के मामले में। अंतरिक्ष खगोलिक निर्देशांक को भूगोलिक निर्देशांक में परिवर्तित करने के लिए हम इस नक्षत्र दिन का उपयोग करते हैं। आओ अब देखते हैं कैसे। तो फिर से देखते हैं अपने भूगोल खगोल नमूने को। हमारे भूगोलिक और खगोलिक दोनों निर्देशांक का केंद्र भूकेंद्र ही है। भूगोलिक अक्षांश और खगोलिक दिक्पात सामान्य है और ये बताते हैं कि हम मध्य भूमि समतल के कितने ऊपर नीचे हैं। पर भूगोलिक देशांतर खगोलिक विषुवंश के बराबर नहीं होता। देशांतर हमें एंगल बताता है कि हम ग्रीनिच से कितना पूरब हैं, और विषुवंश बताता है कि हमारा एंगल कितना है वसंत विषुव बिंदु से। अब ये बिंदु पड़ता है उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में और जो आता है मेष राशि में, और मेष राशि को इंग्लिश में एरीज कहते हैं। इसलिए इस बिंदु को इंग्लिश में कई जगह बताएंगे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज। तो प्रश्न ये है कि अगर हमें अपना विषुवंश पता हो तो उससे हम भूमि पे अपना देशांतर कैसे निकालें। मान लो हमारा विषुवंश है 75 डिग्री या मान लो 140 डिग्री है, उससे हमें कैसे पता चल सकता है कि हम धरती के
कौन से देशांतर या लॉन्गिट्यूड पर हैं। खगोल के नक्शे से अवश्य पता लग सकता है कि हम कौन से नक्षत्र पे हैं या फिर कौन से नक्षत्र के कौन से चरण पे हैं, पर घूमते भूगोल पे उसका उस वक्त देशांतर कैसे पता करें। तो फिर हम आते हैं अपने खगोल नक्षत्रों के चित्र पे। हमारा वसंत विषुव बिंदु यहाँ उत्तर भाद्रपदा में पड़ता है ना, जिसे फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज भी कहते हैं क्योंकि ये मेष राशि में, और इसको हम मानते हैं 0 डिग्री। अंश हम नापते हैं इस दिशा में, तो किसी भी एंगल से हम निकाल सकते हैं कि नक्षत्रों के नक्शा पे कहाँ हैं हम। वैसे नक्शा शब्द नक्षत्र से ही है क्योंकि स्थान का ज्ञात नक्षत्रों द्वारा होता है। तो अब इसके बीच में हम डालते हैं पृथ्वी। यहाँ पृथ्वी को हम ऊपर उत्तरी ध्रुव से देख रहे हैं, तो धरती चक्कर मारेगी इस दिशा में और अपने अक्ष पे घूमेगी 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में। अब यहाँ पे तरकीब लगाई जाती है जो भारतीय ज्योतिष में सदियों से चला आ रहा है। इसको कहते हैं होरा कोण। इसमें क्या होता है कि हम एक नक्षत्र दिन को 24 घंटे में बांटते हैं। अगर आपने पिछले पाठ देखें तो याद होगा कि विषुवंश या राइट असेंशन को घंटे और मिनट में नापा जाता है, पर ध्यान करें कि नक्षत्र दिन और सौर दिन में कुछ 4 मिनट का फर्क है। इसलिए नक्षत्र दिन के घंटे मिनट सेकंड हमारे आम घंटे मिनट सेकंड से भिन्न है, कुछ अलग हैं। हमारे दिन में होते हैं 86,400 सेकंड, ठीक है, 86400 सेकंड। नक्षत्र दिन में होते हैं 86164 सेकंड, 86,164 सेकंड। तो नक्षत्र दिन का एक सेकंड हमारे सेकंड का 86,164 बटे 86,400, 86164 डिवाइडेड बाई 86400 यानी 99.72% होता है। तो अब अगर हम घड़ी ऐसी बनाएं जिसमें एक दिन या 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्रण करे, तो उस घड़ी के समय अंतर से हम सीधे निकाल सकते हैं कि धरती कितने एंगल से घूमी है। आगे बढ़ने से पहले हम होरा कोण शब्द को थोड़ा देखते हैं। होरा कोण शब्द बनता है दो शब्दों की संज्ञा से, होरा और कोण। अब कोण शब्द को अधिकतर एंगल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पर संस्कृत में जैसे पहले भी बताया था कोण होता है सॉलिड एंगल, जिससे अंग्रेजी शब्द कोण आता है। इसलिए हम कहते हैं दृष्टिकोण, क्योंकि दृष्टि एक कोण के रूप में होती है। पर अगर हम इसको उत्तरी ध्रुव से देखें तो ये कोण एंगल के समान ही है। तो होरा कोण को एंगल समझा जा सकता है। अब आते हैं शब्द होरा पे। होरा अहोरात्रम शब्द से निकला है। अहोरात्रम का मतलब होता है दिन रात। यहाँ से शब्द होरा को समय के लिए प्रयोग किया जाता है। तो होरा कोण का मतलब समय का कोण या काल का कोण भी निकलता है। भारतीय संस्कृति से आया होरा शब्द का भी दुनिया भर में बहुत प्रचार हुआ है। ज्योतिषी के होराविद और होरा शास्त्र होरा शब्द से संबंध रखते हैं, और इसी से अंग्रेजी शब्द होरोस्कोप आता है जो आपको हर एक अखबार में मिलेगा। अब यही होरा शब्द स्पेनिश में समय या टाइम के लिए उपयोग होता है। अगर स्पेनिश में कोई आपसे पूछे के हो रहा, तो आपसे ये नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है, कि क्या हाल चाल है, वो आपसे पूछ रहे हैं कि टाइम क्या है। अब एक और दिलचस्प बात, ज्योतिषी में कहीं होरा को आधी राशि भी माना जाता है। अब राशि होते हैं 12, तो धरती के घूमने पर कोई भी स्थान एक राशि के नीचे 2 घंटे बिताएगा और आधी राशि के नीचे 1 घंटा। तो स्पष्ट है कि अंग्रेजी शब्द आवर होरा ही है।
यहाँ पे एक सवाल उठ सकता है कि फिर घंटे के लिए भारतीय भाषा में आवर या होरा का उपयोग क्यों नहीं होता। अब वैसे तो पता नहीं, पर ये इसलिए ही होगा क्योंकि आधी राशि नक्षत्र दिन का 1/24वां भाग है, न कि सौर दिन का। और 1 घंटा बनता है सौर दिन के 1/24वां भाग के, न कि नक्षत्र दिन के। तो सैद्धांतिक रूप से गलत होता। और भारतीय खगोल शास्त्रों और शास्त्री में सिद्धता पे बहुत जोर था, पर लगता है पश्चिमी ज्योतिष में इसका 19-20 कर लिया। वैसे होरा कोण को इंग्लिश में सीधा अनुवाद है आवर एंगल। तो अब देखते हैं कि इस होरा कोण या आवर एंगल तकनीक का स्थानीयकरण में कैसे प्रयोग होता है। खास तौर पे खगोलिक निर्देशांक विषुवंश को भूगोलिक निर्देशांक देशांतर में कैसे परिवर्तित करते हैं। तो सबसे पहले एक घड़ी का निर्माण करते हैं, ऐसी घड़ी जिसके 24 घंटे पृथ्वी का एक चक्रण के बराबर हो, एक नक्षत्र दिन के बराबर हो। याद करें, इस घड़ी के 24 घंटे हमारे समय के 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, वैसे 4.1 सेकंड के समान होगा। तो इसका 1 सेकंड हमारे 0.9972 सेकंड के बराबर चलेगा। अब अगला कदम है कि हमें एक मानक चाहिए, एक स्टैंडर्ड चाहिए, जिसे हम धरती पे किसी एक देशांतर को खगोलिक विषुवंश से जोड़ें। तो हमें एक रेफरेंस चाहिए, एक संदर्भ देशांतर, और यह संदर्भ देशांतर फिर से चुना गया इंग्लैंड में ग्रीनिच से। तो स्थापित यह किया गया कि जब भी ग्रीनिच का 0 डिग्री देशांतर वसंत विषुव बिंदु के नीचे हो, तो वो जो घड़ी हमने बनाई उस घड़ी का समय होगा 0.00। और जैसे धरती घूमेगी घड़ी का समय बढ़ेगा। 0 डिग्री देशांतर पे ग्रीनिच अलग अलग नक्षत्रों के नीचे आएगा जैसे समय चलता रहेगा। और इस नक्षत्र घड़ी के 24 घंटे पे 0 डिग्री देशांतर पे ग्रीनिच दोबारा उत्तर भाद्रपदा में वसंत विषुव बिंदु के नीचे होगा और फिर घड़ी का समय 0 हो जाएगा और यह कालक्रिया चलता रहेगा। तो इस घड़ी को कहते हैं GMST, ग्रीनिच मीन साइडरियल टाइम, ग्रीनिच माध्यम नक्षत्र समय। तो जैसे कि यहाँ ग्रीनिच वसंत विषुव बिंदु पे है उत्तर भाद्रपदा में, तो GMST का नक्षत्र समय 0 होगा। जब नक्षत्र समय 6 होगा तो धरती 90 डिग्री घूम गई होगी और ग्रीनिच आर्द्र नक्षत्र के नीचे पाओगे। 12 बजे 180 डिग्री के घूर्णन पश्चात अब ग्रीनिच उत्तर फाल्गुनी हस्त नक्षत्र पे है और 18 बजे 270 डिग्री के घूर्णन पर ग्रीनिच मूल नक्षत्र में होगा और 24 बजे फिर 0 बच जाएगा और ग्रीनिच दोबारा उत्तर भाद्रपदा में वसंत विषुव बिंदु पे होगा एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, यानी जहां से मेष राशि शुरू होता है। अब यह जो समय है GMST नक्षत्र समय, इसकी चलती घड़ी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। ध्यान रखें कि इसका समय और हमारे दैनिक घड़ियों का समय से कोई तालमेल नहीं है। और याद रखें कि भला ही यह समय के रूप में प्रस्तुत होता है, पर यह है दिशा। यह बताता है कि वसंत विषुव से कितना एंगल आगे निकल गए। इसीलिए इसे होरा कोण या आवर एंगल कहते हैं। समय के वेश में ये एक कोण है। तो अब अगर हमें GMST नक्षत्र समय पता है और अपना विषुवंश मालूम हो तो उससे देशांतर निकालना आसान है। अब जैसे पिछले पाठ में खगोलिक निर्देशांक
के उदाहरण में हमारा विषुवांश था 50.2 डिग्री। अब हमारे रिसीवर को GMST नक्षत्र समय पता लगता है कि अभी चल रहा है 16:30, मतलब जो आमतौर पर हम कहते हैं शाम के 4:30 बजे। तो 16:30 का विषुवांश होगा इसका गणन कर सकते हैं 16.5/24 और उसको गुणाएंगे हम 360 से, तो हमारा आएगा 247.5 डिग्रीज, 247.5 डिग्री। तो हमारा देशांतर ग्रीनिच के कितने पूरब में है? 360 से हम घाटेंगे 247.5 और फिर उसमें मिलेगा हमको 112.5 और उसमें फिर हम जोड़ेंगे जो हमारा विषुवांश था और फिर हमको मिलेगा 162.7, 162.7 डिग्रीज। ये हमारा देशांतर है, यानी हमारा देशांतर हुआ 162.7 डिग्रीज ईस्ट। ठीक है, तो आप इसको आराम से देख सकते हो, बहुत आराम से समझ में आ जाता है कि अब ये कैसे हो सकता है। ज़रूरी है हमारा पता होना कि उस वक्त का ग्रीनिच साइडरियल टाइम क्या है। तो इस प्रकार से हम खगोलिक विषुवांश से भूगोलिक देशांतर निकाल सकते हैं। हमें आवश्यकता है किसी नक्षत्र घड़ी की जो हमें होरा कोण बताए, वो ज़रूरी है। एक बार वो पता चल गया तो फिर हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं अगर हमें खगोलिक निर्देशांक पता हों। तो इस पाठ को हम यहीं समाप्त करते हैं। यहाँ हमने देखा कि कैसे हम बड़ी चतुराई से खगोलिक निर्देशांकों को भूगोलिक निर्देशांकों में परिवर्तित करते हैं। खगोलिक दिक्पात सीधे सीधे हमारा बन जाता है भूगोलिक अक्षांश, और फिर जो कार्तीय निर्देशांक हैं XYZ से बड़े सरल ज्योमेट्री से हम निकाल लेते हैं अपनी भू केंद्र से दूरी, जिससे हमें अपनी ऊंचाई पता चल जाती है। और आखिरी में जहां सबसे कठिन जो था वो था देशांतर निकालना, और उसको हम निकालते हैं नक्षत्र समय से, जैसे कि GMST। और गजब की बात यह है कि हमने ये भी देखा कि असली में जो हम समय समझते हैं वो असल में एक दिशा ही है, और जो समय का अंतर है वो सिर्फ उस दिशा के एंगल का बदलाव है, और उसको हम कहते हैं होरा कोण। तो आपका जो GPS रिसीवर है इन्हीं तकनीकों के इस्तेमाल करके आपका स्थान बता देता है अक्षांश और देशांतर और ऊंचाई खगोलिक निर्देशांकों से। तो ये तो हो गया कि कैसे आपका GPS रिसीवर अपना भूस्थानीयकरण करता है GPS सैटेलाइट्स की मदद से। अब स्थानीयकरण में आगे बढ़ने के लिए हमें अब ये समझना होगा कि GPS सैटेलाइट्स को अपने अपने स्थान कैसे पता होते हैं, या फिर कोई भी उपग्रह को। इसके लिए हमें समझना होगा कक्षाओं को, या फिर जो उपग्रहों के चलन पथ हैं। इन पथों के आकार क्या होते हैं, इन पथों में गति परिवर्तन कैसे होता है वाहनों का, परिक्रमा में समय कितना लेते हैं, वगैरह वगैरह। और इस सब के साथ इनके पीछे के गणितीय सूत्र क्या हैं। तो इस विषय से हम परिचय करेंगे अगले पाठ में, कक्षीय यांत्रिकी। नमस्ते। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने कुछ सीखा, कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे।